नमस्कार दोस्तों। आज हम कर रहे हैं कविता के बहाने, जिसे लिखा है कुंवर नारायण ने। इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्दों के शब्दार्थ हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। शब्दार्थ है मानो, मतलब अर्थ होता है। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना एक चिड़िया से की है, जिसमें कवि ने कहा है कि कविता एक उड़ान है और जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है उसी तरह कविता भी उड़ान भरती है। फिर कवि बताते हैं कि चिड़िया को कविता की उड़ान के बारे में नहीं पता है। चिड़िया तो केवल बाहर भीतर इस घर उस घर तक ही उड़ान भर सकती है, परंतु कविता की उड़ान का क्षेत्र सीमित नहीं है। कविता पंख लगाकर पूरी दुनिया में उड़ान भर सकती है। जिस प्रकार एक अच्छी कविता केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। अंत में कवि कहता है कि चिड़िया को कविता की उड़ान का क्या पता है। दूसरी पंक्तियों है, कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। महकने मतलब होता है खुशबू का आना, और मुरझाना मतलब होता है उदासी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। कवि कहता है कि कविता भी फूलों की तरह खिलती है। जिस तरह फूल अपने समय पर खिलते हैं, उसी तरह कविता भी खिलती है। फिर कवि कहता है कि कविता का खिलना फूल भला क्या जानते हैं। फूल खिलते तो हर जगह हैं, परंतु कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, जिससे वातावरण में आई खुशबू गायब हो जाती है। कविता के साथ ऐसा नहीं है कि कविता खिलती भी हर जगह है, परंतु कभी मुरझाती नहीं है। अंत में कवि कहते हैं कि फूल क्या जाने कविता का खिलना। आते हैं अगली काव्यांश पे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बच्चा मतलब होता है छोटा बालक। कवि ने इस काव्यांश में कविता को एक छोटे बच्चे के समान बताया है। कविता भी एक खेल के समान है। जिसे तरह बच्चों के अलग अलग खेल होते हैं, उसी तरह कविता भी अलग अलग शब्दों का खेल खेलती है। बच्चे घर के बाहर भीतर इस घर उस घर, और ऐसे मानो कि सभी घर उनके लिए एक है। उसी तरह कविता के लिए भी एक घर नहीं होता है, सभी घर कविता के लिए समान है। जिस प्रकार बच्चों के खेल के लिए समान है। अंत में कवि कहता है कि बच्चे जानते हैं कि खेल कैसे खेले जाते हैं। अब दूसरी कविता पे आते हैं, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इसके साथ भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। कवि कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि भाषा में थोड़ा अच्छा पन लाया जाए। और जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की सोची, तो मैंने बात की सरलता को खो दिया। अर्थात जब बात को तोड़ा मरोड़ा गया, घुमाया फिराया गया, तो जो बात मैं कहना चाहता था उसमें परिवर्तन हो गया। जब तक मैं भाषा से बाहर निकला, तब तक बात और भी जटिल होती चली गई। वह बात अर्थहीन है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझने के बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के चक्कर में घूमने लगी। मुश्किल का मतलब होता है जटिल, धैर्य मतलब स्थिरता, पेंच मतलब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ने में प्रयोग होने वाली वस्तु, बेतरह मतलब बिना किसी मेल के, कर्तव्य मतलब काम, तमाशबीन तमाशा देखने वाले, शाबाशी प्रशंसा करना, जबरदस्ती बिना इच्छा के, डर भय। कवि कहता है कि मैंने अपनी सारी मुश्किलों को धैर्य से समझने की बजाय उसे पेन से कसता चला गया। कवि को अपनी मुश्किलों को पहले समझना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा ना करके उसे और अधिक जटिल बना दिया। फिर कवि को उन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे देख रहे हैं। लोगों की उसे अब शाबाशी और वाह वाह बात साफ सुनाई दे रही है। अर्थात वह बात जो पहले समझ नहीं पाया कि लोग उसे क्या कर रहे थे, और अंत में पेच रूपी बात को ज़्यादा कसने के चक्कर में पेंच बेकार हो गया। कवि को इसी बात का डर था। अर्थात कवि को डर था कि कहीं अपनी बात को ज़्यादा घुमाने से बात की अहमियत ख़त्म ना हो जाए, और ऐसा ही हो गया। अब बात बोल रही है, परंतु बात अपने सही अर्थ खो चुकी है। हार कर मैंने उस किले की तरह उस जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत।
मतलब जिस प्रकार कील में कोई ताकत नहीं होता उसी प्रकार बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख रहा पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आते हैं। कवि कहता है कि अब मैं हार मान चुका हूँ, जिस कारण उसने अपनी बात को कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अर्थात कवि अपनी भाषा के जाल में फंसता जा रहा था, इसलिए वह अपनी बात को कील की तरह ठोकता जा रहा है। अब बात के अंदर न तो खिंचाव बचा है और न ही ताकत, अर्थात अब बात में न आकर्षण बचा है और न ही अर्थ। कभी बात का मानवीकरण करते हुए कहता है कि यह बात तो मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही है। बात ने मुझे पसीना पहुँचते देखकर मुझसे पूछा कि क्या अब तुम भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग करना सीख गया या नहीं। कवि का अभिप्राय है कि हमें अपने मन की भावनाओं और विचारों को सरलता से व्यक्त करना चाहिए। तो ये था आज का पोएम। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।